नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बड़ी चौंकाने वाली खबर है साहब। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और ये छापा पड़ा भिलाई में। 11 घंटे तक ये छापेमारी चलती रही, तहकीकात चलती रही। बीच में नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। सो पता चला कि कैश बरामद हुआ है वहां से, उसकी गिनती भी हो गई। अभी पक्के तौर पर सूचना नहीं है, लेकिन एक वेबसाइट पर है कि 33 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है घर से। अब भूपेश बघेल का कहना है कि ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। अब वो मेहनत की कमाई है कि नहीं है, वो तो जो भी एजेंसियां अब आगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, दूसरी एजेंसियां हैं, वो इसकी तहकीकात करेंगी। और उसका अगर सही जवाब मिल गया कि मेहनत की ही कमाई है, कहीं ये कोई काला धन नहीं है, तो वो उनके पास रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी सरकारी डिपार्टमेंट को। लेकिन जब ईडी के अधिकारी 11 घंटे की तहकीकात के बाद घर से निकले तो उनके काफिले पर ईंटें और पत्थरबाजी जो है वो की गई। एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस से जुड़े हुए धीरज साहू के यहां से भी 350 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। वो इनके झारखंड के राज्यसभा के सदस्य हैं। और अकेले हम कांग्रेस के सांसदों की, पूर्व मुख्यमंत्री की बात क्या करें साहब। ममता बनर्जी के भी एक मंत्री के यहाँ छापा पड़ा था तो 51 या 54 करोड़ कैश बरामद हो गया था। और भी कई ऐसे नेता कई राज्यों में छितरे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, जिनके यहाँ से कैश बरामद हो चुका है और कार्रवाइयां चल रही हैं। सीधे जुड़ते हैं बाबा रामदास जी से और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इन कांग्रेसियों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है, कैसे आता है, इसका उपयोग दुरुपयोग कहाँ होता है, कहीं पुजापा भी चढ़ाना पड़ता है क्या। तो सीधे जुड़ लेते हैं बाबा जी से और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा जी, थोड़ा सा तफसील से बताइए, ये माजरा छत्तीसगढ़ वाला, भिलाई वाला, भूपेश बघेल वाला मामला है क्या, और ऐसी भी क्या बौखलाहट है। मैं भूपेश बघेल का भी बयान सुन रहा था, कह रहे थे कि किसी की ताकत नहीं है कि मुझे कोई छू ले। 7 साल पहले भी मेरे खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, जांच पड़ताल की गई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं होगा। और राजनीतिक बदले की भावना से और प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, हमारी जबान बंद करने के लिए ईडी के छापे पड़वाए गए हैं। सर, भूपेश बघेल का बड़ा बेशर्मी वाला बयान आया है कि और इतना बड़ा परिवार है, 140 एकड़ की खेती है, और अगर 30-35 लाख रुपया कैश बरामद हो भी गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर, आप वो भूले नहीं होंगे जबकि ये गमलों में गोभी उगा के, ये पी चिदम्बरम जो है वो पता नहीं कितने करोड़ रुपया गमलों में गोभी उगा के सर पैदा कर लेते हैं। तो भूपेश बघेल भी हो सकता है गमलों में गोभी उगाते हो। वो हमारे एक किसान नेता है, वो यही बोलते हैं कि भैया, वो टिकैत परिवार के लिए बोलते हैं कि ये तो डकैत हैं। जो 4-6-8 एकड़ का जो किसान होता है वो बेचारा अपने ट्रैक्टर की मरम्मत नहीं करा पाता। तो आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी, वो हमको भी बता दो भैया, कौन सी खेती करते हो कि तुम आज 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति के मालिक हो गए दोनों भाई, और क्योंकि तुम्हारा पिता तो एक सामान्य सा बेचारा कृषक था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो सर, किसान तो बेचारा जो सचमुच का किसान है, वो तो सचमुच अपने बच्चों को कायदे के स्कूल में नहीं पढ़ा सकता 2-4-5 एकड़ की खेती में। पर भूपेश बघेल और पी चिदम्बरम जैसे तो सर गोभी गमलों में उगा के वो कह रहा है कि 35-40 लाख तो आम बात है, 35-40 करोड़ नहीं मिला ये। और सर, मैं एक बात और बताऊं, जिस हिसाब से ईडी पैसे बरामद करती रही है, जैसे आप बता रहे थे वो साहू जी
350 करोड़। इससे पहले आपको याद होगा वो कन्नौज में जो इत्र वालों के यहाँ पकड़ा गया था, जो दीवारें खोद खोद के निकाला था। जी हाँ, जी हाँ। वो भी इसी तरह। अच्छा, वो बताते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का पैसा था कि जो कि चुनाव में सब इस्तेमाल होने वाला था। तो सर बात यह है कि मैं ना अभी आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सुन रहा था इस रेड के बारे में। तो ये जो हमारा जो सुपारी मीडिया है, जिन्होंने देश की सुपारी ले रखी है और किसी भी कीमत पर किसी भी बेशर्मी से इंडिया अलायंस और कांग्रेस की भ्रष्टाचार को डिफेंड जिन लोगों ने करना, वो कहते हैं कि ये तो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। और राहुल गांधी तो खुद ही कहते हैं कि आधी कांग्रेस गद्दार है और आधी कांग्रेस डरी हुई है। तो आप डराते कैसे हैं कि उनको जो है वो आप इसी तरह ईडी सीबीआई से और केंद्रीय एजेंसियों से डराते हैं। तो आज मैं सुन रहा था बहुत सारे पत्रकारों का, ये जो सुपारी पत्रकार है उसमें से बहुत से लोग, मैंने ये भी सुना है कि कांग्रेस की जो नई कार्य समिति बनने जा रही है उसमें भी उनको जगह दी जा रही है, क्योंकि वो इतने वफादारी से उन्होंने कांग्रेस को पिछले कई सालों से डिफेंड किया है कि अब जो आधी कांग्रेस जो गद्दार है उसको निकाल के राहुल गांधी इन्हीं लोगों को भर्ती करेंगे, ये जो अपने आप को पत्रकार भी कहते हैं। तो आज वो सब कह रहे थे कि ये तो ईडी का जो है वो डराने का, एक धमकाने का तरीका है। अच्छा, भूपेश बघेल का तो एक और बड़ा मजेदार बयान आया है। उसने कहा कि चूंकि मुझे पंजाब का प्रभारी बनाया है तो पंजाब में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म न करने पाए, इसलिए मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे डराने के लिए जो है ये मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। सच्चाई दर्शकों को तो पता ही होगी कि साहब 2100 करोड़ रुपए का लिकर स्कैम है, जो कि 2019 से लेकर 2022 के बीच में इस भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। इसमें सर इसी जनवरी में 3 4 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें मैं अभी पढ़ रहा था कि एक मिस्टर कवासी लखमा है, वो एक्स मिनिस्टर है। उसके बाद एक है मिस्टर अनवर ढेबार, उनके बड़े भाई जो है वो रायपुर के मेयर हैं, तो उसके अनवर ढेबार की गिरफ्तारी हुई है। एक एक्स आईएएस है अनिल टुटेजा, एक इंडियन टेलीकॉम ऑफिसर है अरुणपति त्रिपाठी। तो सर ये लोग इसी जनवरी में गिरफ्तार हो चुके हैं। और ईडी का सर काम करने का एक तरीका होता है। ईडी के बारे में कहा जाता है कि उसका जो सक्सेस रेट है ना लोगों को सजा दिलाने का, वो ऑलमोस्ट 98% है। उसका एक कारण है कि ईडी सबसे पहले मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करती है कि भाई अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित रूप से पैसे का लेन देन होगा। तो पैसे का लेन देन कैसे हुआ, नंबर 1, कितना पैसा था और कहां गया, तो वो पैसे के आने और जाने के फुटप्रिंट्स को, इसीलिए ईडी की कार्रवाइयों में टाइम भी लगता है। ये कांग्रेसी जो है ये बहाना बना रहे थे कि जब 3 साल हो गए अब तक क्या कर लिया आपने, तब वो ईडी तो कहती कि रुको जरा ठहरो। अच्छा सर एक और मैं आपको बताऊं, मेरे एक मित्र हैं वो आईआरएस हैं, वो बताते थे कि आज के जमाने में जबकि डिजिटल इकोनॉमी का दौर है, अगर ईडी ने 1 रुपया अगर कहीं से पकड़ लिया, 1 रुपया, चाहे वो जीएसटी में हो चाहे कहीं पर हो, किसी भी टैक्सेशन में हो, कहीं पर भी हो, उस 1 रुपया को फॉलो करना शुरू करेंगे सर। और जहां जहां वो रुपया जा रहा है उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे और बड़े वाले खजाने तक वो 1 रुपया पहुंचा देता है। टाइम लगता है पर जो सबूत मिलते हैं वो इतने ठोस होते हैं और कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। इसलिए सर एक बात बताऊं आपको, बड़े से बड़ा घाघ नेता पुलिस से नहीं डरता, सीआईडी से नहीं डरता, एसआईटी से नहीं डरता, जेपीसी से नहीं डरता, सीबीआई से नहीं डरता, जितना वो ईडी से डरता। क्योंकि ईडी का जो सक्सेस रेट है वो 98% है कि 98% लोगों को सजा कराती है। अच्छा, राहुल गांधी ने जो अभी बात कही है ना सर कि आधे लोग गद्दार हैं और आधे डरे हुए हैं, सर ये एकदम इसमें एक सच्चाई है, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि जो भी भ्रष्ट नेता और अफसर है वो वाकई डरा हुआ है। और मोदी ने तो सर आपको याद होगा पहले ही कह दिया था
कुछ लोगों को तो डरना होगा। याद है ना वो आपको मोदी जी का बयान? मोदी जी ने तो पहले दिन ही स्पष्ट कहा था कि नहीं नहीं भाई, मेरी सरकार में कुछ लोगों को तो डरना होगा सर, बिल्कुल। भ्रष्टाचारियों को डरना होगा। तो अगर राहुल की कांग्रेस, आधी कांग्रेस अगर डरी हुई है तो एकदम जायज है, डरना चाहिए। ईडी जैसी एजेंसीज यदि भ्रष्टाचार निवारण में और आपका काला धन, काली कमाई पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, तो आपको डरना चाहिए। और आगे भी बता रहा हूं, आगे भी डरना चाहिए। भविष्य में हर भ्रष्टाचारी को डरना चाहिए कि उसको जेल जाना पड़ेगा। राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिन तक पूछताछ की थी, सोनिया गांधी से भी 3 दिन की पूछताछ की थी। ये जो नेशनल हेराल्ड घोटाला था करीब 5,000 करोड़ का, अब लोग पूछने लगे हैं कि भाई उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार अनावश्यक रूप से इनको गिरफ्तार करके सहानुभूति बटोरने का मौका ही नहीं देना चाहती है? ईडी से सीधे कहेगी कि आरोप पत्र बनाइए, सीधे न्यायालय में दाखिल करिए और फिर न्यायालय जो कहे वो करो। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही पकड़ा है। इनको दोबारा गिरफ्तार करने के करके हाथ गंदे करने खुद के, और इनको विक्टिम प्ले करने का मौका सरकार नहीं देगी। सरकार बोलेगी कि आप ठोस एविडेंस इनके खिलाफ न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए और ये कोर्ट से जेल जाएं, हम नहीं पकड़ेंगे सर। और देखिए एक बात बताओ सर, हमारे समाज में ना वाकई सहानुभूति लहर तो इतनी तेज चलती है कि क्रिमिनल्स के लिए, बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए, बड़े बड़े डकैतों के लिए, उनको भी एक सेकंड में हमारा समाज रॉबिन हुड बना देता है। वो कितना बड़ा क्रिमिनल था, डकैत था, ये भूल जाते हैं लोग। चूंकि उसने एक गरीब लड़की की शादी में 10,000 रुपए दे दिए थे, तो उसके 100 पाप उस एक बेटी की शादी में 10,000 रुपए से धुल जाते हैं, और उसके सारे पाप और धत्कर्म जो है वो छुप जाते हैं, क्योंकि उसने वो रॉबिन हुड की अपनी छवि बना रखी है। तो सर नेताओं को ना, मोदी जैसे नेताओं को, वो ये इस भारत की इस जनता के इस हमारे जो ये एक एक तरह से ये हमारी एक कमजोरी है कि वी आर रियली वेरी इमोशनल पीपल। हम तुरंत अरे बेचारी महिला है, अरे बेचारी विधवा है, अरे बेचारी बुजुर्ग है, अरे बीमार है, देखो उसको पकड़ लिया। आपको याद होगा कि जब इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई सरकार ने इंदिरा जी को अरेस्ट करवाया था, तो इंदिरा जी जब जीप में बैठने लगी तो उन्होंने बोला ना ना, ओपन खुली जीप में जाऊंगी, पीछे से खुला होगा और हथकड़ी लगाओ। अगले दिन अखबारों में जीप में बैठी हुई इंदिरा गांधी की हथकड़ी पहने हुए कि वो जो फोटो छपी थी, और उसी सहानुभूति वहीं से हवा पलटनी शुरू हुई। और आप तो सर गवाह हैं, आप तो मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं, कि मात्र मात्र 1-1.5 साल के अंदर इंदिरा गांधी जो है थंपिंग मेजोरिटी के साथ वापस चुनाव जीत के आ गई थी। तो भारत की जनता ने इमरजेंसी के दौरान हुए सारे अत्याचारों को मात्र साल 6 महीने के अंदर भुला दिया। सर मोदी इस बात को खूब समझते हैं, इसलिए वो ईडी को भी बोलेंगे कि तुम ही इनके खिलाफ एविडेंस दो और तुम ही इनको सजा करवाओ। 353 सीटें जीत करके कांग्रेस ने वापसी की थी 1980 में। जी देख लीजिए। हम्म। जबकि अच्छा इमरजेंसी के दौरान कितनी ज्यादा बदनाम हुई थी सरकार और कितनी अनपॉपुलर हो गई थी इंदिरा गांधी, इसके बावजूद 353 सीटें वापस जिता दी भारत की जनता ने। तो भारत की जनता की याददाश्त कितनी कमजोर है, ये इससे सिद्ध होता है। अच्छा ये बताइए, ये जो बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, और बारात की जगह रेस का घोड़ा और रेस के घोड़े की जगह बारात का घोड़ा लगा दिया जाता है, इसलिए कांग्रेस की दशा है। बब्बर शेर हैं लेकिन चैन से बंधे हुए हैं। ये घोड़े तैनात कौन कर रहा है? और अगर बब्बर शेर हैं तो उनको चैन से कौन बांधे हुए है? मल्लिकार्जुन खड़गे की तो इतनी औकात है नहीं साहब। सर मैं एक बात बताऊं, सच्चाई ये है कि घोड़ों को तो बेचारों को अस्तबल से निकाला ही नहीं जाता, घोड़े तो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। वो ये कहता है कि नहीं, बाकी सारी कांग्रेस जो है वो आधी कांग्रेस डरी हुई है और आधी गद्दार है।
वो ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि मैं गधा हूं। तो सर कांग्रेस में गधों की जो है बादशाहत जो चल रही है, ये तो सोनिया जी और पूरा ये तो नेहरू जी व्यवस्था बना गए, तो वो आज तक चल रही है। तो मैं तो आज मैं दिन में एक मेरे मित्र है कमलकांत गौरी जी, उनके साथ एक वीडियो कर रहा था, तो बात चल रही थी कि भाई हरियाणा में कौन है स्लीपर सेल। तो नायब सिंह सैनी जी ने आज बड़ा व्यंग विनोद करते हुए कहा कि भाई हमारा स्लीपर सेल तो राहुल जी है कांग्रेस में। तो सर बात यह है कि बात चल रही थी कि हुड्डा साहब के खिलाफ क्या राहुल गांधी कोई कार्रवाई करेंगे या कर पाने की स्थिति में हैं। तो सर हुड्डा को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसकी थी, आप बताइए। हरियाणा में हुड्डा ने एक जीता जिताया चुनाव जानबूझकर सारी टिकट वितरण अपने हाथ में लेके, और उसके बाद जो 17 सीटों पे जो बागी खड़े करके अपने ही कैंडिडेट्स को हरवाने का जो काम किया, वो उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी? राहुल गांधी की थी। तो राहुल गांधी अपनी जिम्मेवारी में असफल रहे। राहुल गांधी ने क्यों फ्री हैंड दिया हुड्डा को? राहुल गांधी ने क्यों अलाउ किया कि वो 72 टिकट बांटे और उसके बाद 17 बागी भी खड़े करें? राहुल गांधी ने क्यों अलाउ किया कि हुड्डा के गुंडे पूरे हरियाणा में उत्पात मचाएं और लोगों को ये धमकाते फिरे 3 महीने तक कि चिंता मत करो, हम तो हमारी सरकार आएगी तो तुम्हें देख लेंगे। सर आपको मालूम है मुझे सरेआम धमकियां दी जाती थी कि हमारी गवर्नमेंट आ रही है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन शाम को तेरे को पकड़ के लाएंगे। तो हुड्डा समर्थियों की जो गुंडागर्दी थी उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी, आप बताइए। सर हालत ये थी कि भाजपा की किसी सभा मीटिंग में 500 लोग भी इकट्ठे नहीं होते थे। लोग कहते थे कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम आपकी मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, पर वोट हमारा आपका हम आपको ही देंगे, पर हम इनको इन गुंडों को हुड्डा के गुंडों को नाराज नहीं कर सकते, हम इनके सामने आपकी सभा में नहीं आ सकते, क्योंकि कल को चुनाव जब खत्म हो जाएंगे तो हमें रहना तो इन्हीं के साथ है। सर विज साहब की जो सीट थी अंबाला कैंट, उस पे जो कांग्रेस कैंडिडेट था वो चौथे नंबर पे आया है। क्यों? क्योंकि हुड्डा ने चौधरी निर्मल सिंह जी की बेटी चित्रा सरवारा को खड़ा कर दिया, वो ले गए 53,000 वोट। बिल्कुल और बिल्कुल। अनिल विज साहब जो है थोड़े से वोटों से जीत गए। अगर वो बागी ना खड़ा करते, या जब चित्रा सरवारा निर्दलीय होकर सर 53,000 वोट ले जाती है, इट मींस शी वाज द रियल डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर कांग्रेस, और वो पक्का जीतती। पक्का जीतती। तो आखिर एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट किसने दी जो कि मात्र, अच्छा वो टिकट हुड्डा ने नहीं बांटी थी, वो शैलजा के कोटे में गई थी। तो ये हाँ कोटा सैलजा। सिस्टम कांग्रेस में तुम्हारी नाक के नीचे ही तो चल रहा था ना। तो उसके लिए राहुल गांधी किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? तो सर अब गधा कौन है और घोड़ा कौन है, और कौन सा घोड़ा शादी ब्याह का है और कौन सा घोड़ा लड़ने वाला है, सर ये तो अब कांग्रेस को ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेट देम फाइंड आउट। और ये तो लोकसभा में खड़े होकर के उंगली दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ये कह रहे थे कि लिख लो, इस बार गुजरात में भी हम आपको हराएंगे। हाँ और हाँ गुजरात में जाते ही इनकी हवा टाइट हो गई। बिल्कुल। गुजरात में जाते ही ये कहने लगे कि ये 2-4 साल की 5-10 साल की लड़ाई नहीं है, 50 साल की लड़ाई है। यानी 50 साल और अभी कांग्रेस सत्ता से बाहर रहने वाली है गुजरात में। हाँ। सर आज मेरी कुछ पत्रकारों से बात हो रही थी, मैंने कहा ये 30-40 तक नेताओं को निकालने की बात कर रहे हैं। अगर ये सचमुच 30-40 कांग्रेस नेताओं को निकाल देंगे तो किसी भी राज्य की लीडरशिप में बचेगा क्या? अच्छा सर एक बात, आज मैंने इस पे भी एक प्रोग्राम किया है कि यह व्यक्ति गुजरात में जाके 15-20-30-40 लोगों को निकालने की बात करता है, हरियाणा में इसकी हिम्मत है कि ये किसी एक को भी छू के दिखा दे या हुड्डा के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। सर बात यह ना, जो जन आधार विहीन नेता है, जिनका कोई जनाधार ही नहीं है, उनको तो अब चाहे 50 निकाल दो, 50 नए भर्ती कर लो, क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस में एक तो जनाधार वाले नेता है ही नहीं है, बहुत मुश्किल से 2-4 हैं, उनको भी अगर निकाल दोगे तो फिर बचेगा क्या?
तो सर बात यह है कि ये सिर्फ, मैंने पूछा आखिर ये क्या है ये बयान 30-40 लोगों को निकालना है, बोला ये सिर्फ गीदड़ भभकी है, राहुल जी को भी सुर्खियों में रहने की आदत हो गई है। ये जब ये यात्रा पे निकलते हैं ना, भारत जोड़ो और ये न्याय यात्रा, तो इनको चाहिए सुर्खियां। आज तक इन्होंने कभी अपनी बैलेंस शीट बनाई ही नहीं कि मेरे इन एक्टिविटीज या मेरे इन बयानों का नेट रिजल्ट क्या आता है, मैं कितना चुनाव जीता, कितने मुझे वोट मिले, कितने गए, फिर इसका हिसाब किताब तो करते नहीं है। तो ये सिर्फ कहते हैं सर, ये अखबार जला के तंदूर गर्म कर रहे हैं। ये जाएंगे वहां 2-4 दिन बयानबाजी करेंगे, वापस आ जाएंगे। उसके बाद अभी आप देख लीजिएगा, आते ही ये या कहीं बैंकॉक या कहीं और मैक्सिको या इटली की यात्रा पे निकल जाएंगे वहां, फिर मूड फ्रेश करके आएंगे, 10-15 दिन मालिश वालिश करा के फिर आएंगे, फिर किसी एक नए राज्य में इस तरह करने लग जाएंगे। इसके अलावा इनके पास, इनके बस का कुछ है नहीं। बजट सत्र का दूसरा पार्ट शुरू हुआ है सोमवार से जी और राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर के स्पीकर से कह रहे थे कि साहब महाराष्ट्र में वोटिंग लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और देश के लगभग सभी राज्यों में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। तो स्पीकर ने पूछ लिया कि ये वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है, जो आप सदन में खड़े होकर के इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं। वोटर लिस्ट तो उसकी एक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग के अधीन वो सारा काम है, सरकार तो वोटर लिस्ट बनाती नहीं है। तो बोले कि हाँ, हम भी जानते हैं कि सरकार नहीं बनाती है, लेकिन पूरा विपक्ष जो है इस मुद्दे पर एक साथ है और हम इस मुद्दे पर बहस कराना चाहते हैं। बहस कैसे करा लोगे जब चुनाव आयोग वो सब काम करता है। तो ये एक अनार्की की सिचुएशन इस देश में पैदा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ठीक काम नहीं कर रहा, दबाव में काम करता है, मीडिया ठीक से काम नहीं कर रहा, पार्लियामेंट में हमें नहीं बोलने दिया जाता। ये विदेशों में भी जाके यही एक आबो हवा बनाने की कोशिश करते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर के भी इसी तरह की हवा बनाने की कोशिश करते हैं। आप तो मौजूद थे पुणे में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिटेल जानकारी दी थी कि साहब ये कोई पहली बार नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाता सूची फिर से जो है वो प्रकाशित की गई और उसमें कितने लाख मतदाता बढ़ते हैं। और महाराष्ट्र बड़ा राज्य है भाई, बड़ा राज्य है। 48 तो लोकसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं। वहां अगर इतने मतदाता बढ़ रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, या इनको ही ये ताज्जुब लग रहा है। उससे पहले भी इतने मतदाता वहां बढ़ते आए हैं, ये कोई पहली बार नहीं बढ़े हैं। सर देखिए, ये डीप स्टेट का जो और सीआईए की जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि किसी देश में अगर तख्ता पलट करना है, किसी देश की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को बदनाम करके अपदस्थ करना है, तो सबसे पहले उसके उसके द्वारा जीते गए चुनाव को संदिग्ध बनाओ। और वह सबसे स्टैंडर्ड तरीका है कि नहीं नहीं, चुनाव में धांधली हुई, वो ये हुआ, वो हुआ, ईवीएम से हुआ, इससे कराओ, वोटर लिस्ट खराब थी, हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, बेईमानी कर दी, वोटिंग में खराबी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वोट बढ़ गए। सबसे पहले उनके चुनाव को और चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाओ, नंबर 1। उसके बाद किसी एक चुनाव का बहिष्कार जानबूझ के कर दो जिसमें कि आपको निश्चित रूप से हारना है, और उस बहिष्कृत चुनाव को बोल दो कि ये तो फर्जी चुनाव था, और फिर उस चुनाव, उस राज्य में, उस देश में बांग्लादेश वाली अराजकता फैलाओ, क्योंकि ये सरकार गलत तरीके से जिस जिस चुनाव का बहिष्कार तुमने किया, उसी चुनाव को बोल दो कि ये गलत तरीके से जीत के आई हुई सरकार है, हम इस सरकार को नहीं मानते, और उसके खिलाफ आगजनी करो, तोड़फोड़ करो और तख्ता पलट दो। सर ये सीआईए का और डीप स्टेट का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और इसी तरीके से सभी देशों में अपनी मनमाफिक सरकारें बिठाई जाती है, चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट। सर ये ठीक वहां से ट्यूशन पढ़ के राहुल गांधी और पूरा विपक्ष हमारा आता है। और अच्छा सर, एक चीज आपने नोट की, महाराष्ट्र चुनाव के बाद इन्होंने ईवीएम का राग अलापना बंद कर दिया।
दिल्ली में भी इन्होंने ईवीएम का राग नहीं अलापा, अब इन्होंने राग चेंज किया है कि नहीं नहीं वोटर लिस्ट में नाम काटे गए और बढ़ाए गए। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, दिल्ली की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या उठा के देख लीजिए कि 2015 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी और 2025 में। तो अगर एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो दिखाई देगी ना, वो तो वहां तो आप विकिपीडिया उठा के देख लीजिए सर हर चुनाव का कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ कितने जो है इस साल बढ़ गए, कितना वोट पोल हुआ। अच्छा कुंदरकी में ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने वोटर्स को निकलने ही नहीं दिया, हमारा तो वोटर ही नहीं निकल पाया। तो सर इसका मतलब वो वोटिंग परसेंटेज में दिखाई देना चाहिए ना कि भाई अगर पहले 2 लाख वोट पोल होता तो इस बार सिर्फ 80,000 हुआ क्योंकि 1,20,000 मुसलमानों को घरों से निकलने नहीं दिया गया। सर वोट तो बराबर पोल हुआ है। बिल्कुल। अच्छा आरोप क्या, जब चुनाव हार जाओ तो ये आरोप लगाओ कि हमारे तो वोटर को वोट ही नहीं डालने दिया, हमारे तो वोटरों के सबके नाम काट दिए। अच्छा एक बात बताइए ना, मान लीजिए 40,000 वोटर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ गए तो क्या वो 40 के 40 भाजपा के वोटर थे? इसका भी जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इन लोगों को। तो सर बात ये ना कुछ भी आरोप लगाना है जिससे चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग को बदनाम करके पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही संदिग्ध बना दिया जाए और देश और विदेश दोनों जगह बदनाम कर दिया जाए। सर अब मैंने कहा ना अब ईवीएम राग नहीं अलाप रहे हैं, अब वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा दिया। एक और इन्होंने नया राग अलापना शुरू किया है, वोटों की संख्या बढ़ा देते हैं। अरे भैया फॉर्म 17C में जब संख्या अगर वोट की संख्या बढ़ेगी तो फॉर्म 17C में भी तो बढ़ेगी। बिल्कुल। सब तथ्यात्मक बात एक भी नहीं करते, सिर्फ झूठ। तो ये इनका मॉडस ऑपरेंडी चल रहा है सर। और ये जो भूपेश बघेल कांड हुआ है, इसके बाद पार्लियामेंट का माहौल क्या रहने वाला है? नहीं नहीं सर मैं एक बात उसमें जोड़ना चाहता हूं, इसी भूपेश बघेल को कुछ दिन पहले ये बीजेपी का स्लीपर सेल भी बता रहा था, यही राहुल गांधी। आज वो पंजाब का प्रभारी भी हो गया और उसको जो है ईडी प्रताड़ित कर रही है। तो सर बिल्कुल ये अच्छा इन्होंने तो सर संसद की कार्यवाही को तो बाधित करना है, चाहे किसी बहाने करेंगे। तो वो तो इनका पुराना मॉडस ऑपरेंडी था, उन्होंने कसम खा रखी है संसद को तो वो नहीं चलने देंगे, संसद को वो किसी न किसी बहाने, ये नहीं तो कोई और बहाना सही, वो नहीं तो कोई और बहाना सही, तो सर किसी न किसी बहाने संसद को बाधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर, जय श्री राम। जय श्री राम।